नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि तालाब या स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर देखने पर तालाब या स्विमिंग पूल की तली ऊपर की ओर उठी हुई प्रतीत होती है। किसी नदी या तालाब में मछली पकड़ने वाले शिकारी को मछली उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर की ओर प्रतीत होती है। इसी प्रकार पानी भरे गिलास की तली में रखा हुआ सिक्का उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर की ओर दिखाई देता है। एक और उदाहरण देखें तो पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इन सब घटनाओं के पीछे प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार है। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल के उदाहरण को अच्छे से समझें। माना कि पानी में डूबी हुई पेंसिल के छोर पर बिंदु A है और इस A बिंदु में से आने वाली किरणें पहले पानी और बाद में हवा में से संचरित होकर हमारी आँख तक पहुँचती हैं। जब ये किरणें पानी में से हवा में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती हैं और जिससे हमें लगता है कि ये किरणें किसी अन्य दिशा से आ रही हैं। यदि इन किरणों को पीछे लंबाएं तो ये किरणें किसी A' बिंदु में से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हमें बिंदु A का स्थान A' पर प्रतीत होता है, न कि A पर। इसी प्रकार डूबी हुई पेंसिल के प्रत्येक भाग में से आने वाली किरणें अलग दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। आइए दोस्तों, अब हम अपवर्तन की परिभाषा देखें। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा को हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई तिरछी किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, इस आकृति में ये जो माध्यम एक है वह हवा है, दूसरा माध्यम ये कांच है और ये रेखा दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है और इस सतह पर एक लंब रेखा खींची गई है, इसे हम कहेंगे अभिलंब। यहाँ ये प्रकाश की किरण जब हवा में से कांच में प्रवेश करती है तो सीधी रेखा में चलने के बजाय वह अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाती है। तो ऐसा अपवर्तन की घटना के कारण होता है। यहाँ इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे और ये जो किरण है इसे अपवर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है इसे आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को यहाँ स्मॉल आई से दर्शाया गया है। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहेंगे और यहाँ अपवर्तन कोण को स्मॉल r से दर्शाया गया है। आइए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं अपवर्तन क्यों होता है। तो दोस्तों,
सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल एक समान नहीं होती। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चाल से संचरित होता है। निर्वात या शून्यावकाश में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और ये 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में प्रकाश की चाल ये निर्वात से थोड़ी कम 2.99 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसके आसपास होती है। वहीं पानी में प्रकाश की चाल ये लगभग 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जितनी होती है। कांच में प्रकाश की चाल ये लगभग 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जितनी होती है। दोस्तों, जब हम दो माध्यम की तुलना करते हैं तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे प्रकाशिक विरल माध्यम कहते हैं और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं। यहाँ हम पानी और हवा की तुलना करें तो पानी में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है? तो ये 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा में प्रकाश की चाल कितनी है? तो हवा में प्रकाश की चाल ये 2.99 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों माध्यमों में पानी में जो प्रकाश की चाल है वह हवा की तुलना में कम है। तो चाल कैसी है? कम। इसलिए पानी को कैसा माध्यम कहेंगे? तो पानी यह प्रकाशिक सघन माध्यम कहा जाएगा। और पानी की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल कैसी है? अधिक। तो इसलिए हवा को प्रकाशिक विरल माध्यम कहेंगे। दोस्तों, यदि हम कांच और पानी इन दो माध्यमों की तुलना करें तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? तो ये होती है लगभग 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और पानी में प्रकाश की चाल कितनी है? तो ये होती है लगभग 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ कांच और पानी इन दोनों माध्यमों में से कांच में प्रकाश की चाल कम है। इसलिए कांच यह कैसा माध्यम होगा? तो कांच यह प्रकाशिक सघन माध्यम होगा। जबकि पानी में कांच की तुलना में प्रकाश की चाल अधिक है। तो पानी कैसा माध्यम होगा? तो पानी यह प्रकाशिक विरल माध्यम होगा। दोस्तों, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम में से सघन माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल घट जाती है
और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वहीं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। आइए दोस्तों, अब हम अपवर्तन के नियम देखें। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक। यहाँ आई यह आपतन कोण है और आर यह अपवर्तन कोण है। दोस्तों, यहाँ जो स्थिरांक है इसके मान को माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक भी कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या सिर्फ अपवर्तनांक कहते हैं। इसलिए माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे हम संकेत में निम्नानुसार दर्शा सकते हैं। Nm बराबर C बटे V, जहाँ Nm ये माध्यम का अपवर्तनांक के लिए है, C यह निर्वात में प्रकाश की चाल है और V यह माध्यम में प्रकाश की चाल है। दोस्तों, यदि मुझे पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो मैं निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात लूँगा और यह जो अनुपात आएगा वही पानी का अपवर्तनांक होगा। आइए अब देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम संकेत में n21 से निरूपित करते हैं। n यह अपवर्तनांक के लिए है। n21 का मतलब हुआ माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसे हम संकेत में लिख सकते हैं n21 बराबर v1 बटे v2, जहाँ v1 यह माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है और v2 ये माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है। दोस्तों, यदि मुझे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो पानी में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात लेंगे। यह जो अनुपात आएगा यह पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। आइए दोस्तों, एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तथा केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है। पानी का द्रव्यमान घनत्व केरोसिन के द्रव्यमान घनत्व से अधिक है। बताइए, पानी और केरोसिन में से कौन प्रकाशिक सघन माध्यम होगा? दोस्तों, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रकाशिक सघन माध्यम हो उसका द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह प्रकाशिक सघन माध्यम होता है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वह प्रकाशिक विरल माध्यम होगा। तो यहाँ पानी और केरोसिन में से केरोसिन का अपवर्तनांक अधिक है
इसलिए केरोसिन यह प्रकाशिक सघन माध्यम होगा। और पानी यह प्रकाशिक विरल माध्यम होगा।